शेख रशीद की तरफ से ये इंटरव्यूज़ कैसे दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये राय दुरुस्त हो सकती है कि शेख रशीद को एक बार फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और उनको एक मोहरे के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। मोहरा क्यों ज़रूरी हो गया? हो सकता है कि वहाँ से एक बार फिर साइड बदली जा रही हो और साइड बदलने के लिए शेख रशीद को इस्तेमाल किया जा रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर में फिर वीरानी है, सुनसानी है, ट्रैफिक आपके सामने है, खाल खाल गाड़ी गुजर रही है, इधर से भी दूसरी तरफ से भी, बाइक भी, रक्शे भी। ये एक रक्शा जा रहा है, 2-3 सवारियाँ, पिछली सीटें इसकी चिंची की खाली पड़ी हुई हैं। तो मैं घर से बाहर निकला, मॉडल टाउन पार्क तक गया, वहाँ भी एक तरह की वीरानी थी। चंद एक लोग वहाँ के लिए आए हुए थे, तो बात कर लेते। यहाँ पे चलते चलते आप मनाज़र भी देखते रहें। ये लाहौर के जौहर टाउन, गार्डन टाउन का मुतसिल इलाका है, जिनाह हॉस्पिटल आगे आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो इन दिनों ख़बर देखी गई, सुनी गई, बातें हुई, वो शेख रशीद के इंटरव्यूज़ का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। शेख रशीद ने 2 दिनों में 24 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उनके ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला 4 शीट है, जनरल कमर जावेद बाजवा पर और आज की एस्टेब्लिशमेंट पर। शेख रशीद की तरफ से बहुत कुछ खोल के सामने रख दिया गया कि जेल में उनके साथ क्या होता रहा। लेकिन थोड़े से गुफ्तगू के बाद शेख रशीद बार बार यही कहते रहे कि मुझे बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया, मेरे साथ कोई सख्ती नहीं की गई। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं उसमें इतना ज़्यादा तंग था, इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझसे जो कहलवाने की कोशिश की जा रही थी, तो मैं उससे पहले मर जाना चाहता था। मैंने ख़ुदकुशी का फ़ैसला कर लिया था। मैंने अपना आज़ार बंद, वो छोटा पड़ गया, नहीं तो मैं पंखे के साथ झूल जाता। राना मकबूल मियां नवाज शरीफ के कराची में लगाए गए IG, वो गौस अली शाह जो इन दोनों वज़ीर आला थे, उनको साथ लेके परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वो इनकी तरफ से की गई बगावत नाकाम हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जो कुछ किया गया उसको इनकलाब कहा जाता है। दरअसल वही बगावत थी, वही आइन शिकनी थी, वही आइन की खिलाफ वर्जी थी। बहरहाल वो जीत गए तो उनकी बगावत इनकलाब बन गई और मियां नवाज शरीफ का जो इनकलाबी इक़दाम कर रहे थे वो बगावत ठहरी। और मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से गिरफ़्तार हुए वो सब के सामने है। मियां नवाज शरीफ के IG सिंध राना मकबूल को गिरफ़्तार किया गया। वो भी भारी भरकम शेख रशीद की तरह शख्सियत थे। उनको मियां नवाज शरीफ ने बाद में सेनेटर बनाया और सेनेटर होने के हैसियत से ही वो सेनेटर होते हुए वो दुनिया से कूच कर गए थे। तिब्बी मौत मरे थे, लेकिन उन्होंने भी अपना आज़ार बंद निकाला जेल में जब थे कराची में। तो उन्होंने भी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उन्होंने रोशनदान के साथ आज़ार बंद बांध के अपनी गर्दन के साथ बांध लिया था, लेकिन उनका वज़न इतना ज़्यादा था कि आज़ार बंद टूट गया। शेख रशीद भी ऐसी बातें कर रहे। शेख रशीद की तरफ से ना सिर्फ ये कि 4 शीट ये लगाई गई है जनरल कमर जावेद बाजवा पर और आज की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर कि किस तरह अगर शेख रशीद ये सारा कुछ कल साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक फिर उन लोगों के साथ क्या सलूक होगा जिन पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। शेख रशीद की तरफ से एक तो हिस्ट्री भी अपने इंटरव्यूज़ में बयान करके रख दी गई। शेख रशीद कहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तो वज़ीर दाखिला थे, दीगर वजारतें भी इनके पास रहीं। अमेरिका में दौरे पर गए, ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, वाइट हाउस में बैठे हुए थे। वहाँ पे पहले जनरल जो इन दिनों के ISI के हेड थे उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा शेख किधर हो? तो बताया कि जनाब वाइट हाउस में बैठे हैं। वज़ीर आज़म साहब किधर हैं? कहा वो मुलाकात कर रहे हैं। कौन है मुलाकात में? बताया गया अकेले हैं। तो थोड़ी देर के बाद जनरल मुशर्रफ का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा मुलाकात में शेख रशीद कहते हैं जनरल मुशर्रफ मुझे शेखू कहा करते थे। उन्होंने कहा शेखू मुलाकात में कौन है? मैंने कहा जनाब वो अकेले हैं। तो इस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ बड़े दिल मिलाए, बड़े गुस्से में आए।
جو شیخ رشید نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے فون بند کیا تو میں نے ظفر اللہ جمالو کو ملاقات کے بعد جب باہر آئے میں نے کہا کہ اب تیاری کر لیں، اب ہماری حکومت جانے والی ہے، اب ہم جانے والے ہیں۔ اب انہوں نے حکومت کا تو نہیں کہا، لیکن جمالی کو وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ ہوں، کنجوسی کرتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کے باہر سیل لگی ہوئی تھی، وہاں سے میں نے ایک سیل میں سستی جیکٹ خریدی جو میں نے ان کو گفٹ کی کہ ہم جانے والے۔ اسی طرح سے شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے بھی میں نے انہیں کہا، عمران خان کو کہا کہ اب ہم جانے والے ہیں، لیکن عمران خان شاید پہلے ہی تیار تھے کہ ہم جانے والے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کوئی رد عمل مثبت یا منفی اس پر نہیں دیا گیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ شیخ رشید نے باقی بھی معین قریشی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کافی پی رہے تھے جب ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور سرتاج عزیز کو یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ فون پر میں نے سنا، یہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اور میرا کمر کا ایک ہی سائز ہے تو اچکن سلوانی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسری طرف کون ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچکن سلوانی ہے۔ تو میں نے دوستوں سے پتہ کیا تو بتایا گیا کہ یہ معین قریشی صاحب ہیں، پاکستان سے باہر، شاید یہ ہانگ کانگ میں تھے یا اور کسی سنگاپور میں تھے، وہاں پہ کسی ہوٹل میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید نے باقی بھی اپنے انٹرویوز میں جو کچھ کہا آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتے ہیں۔ شیخ رشید اپنے انٹرویوز میں بار بار پرویز مشرف کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پرویز مشرف نے مجھے، طاہر القادری اور عمران خان کو بلایا اور کہا شیخو تیری ایک ہی سیٹ ہے اور اس میں میری دعائیں شامل ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان سے کہا کہ آپ کی ایک ہی سیٹ ہے اور وہ سیٹ جیتنے میں اب میری دعائیں بھی شامل ہیں۔ طاہر القادری کو بھی یہی کہا کہ آپ کی بھی ایک ہی سیٹ ہے لیکن آپ بہت بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، آپ کی اس سیٹ کی کامیابی میں بھی میری دعائیں شامل ہیں۔ گویا وہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ تینوں لوگ جیتے ہوئے ہیں تو اس میں میرا کردار شامل ہے، میں نے آپ کو جتوایا ہے۔ پرویز مشرف کی طرف سے ایسا طاہر القادری کی طرف سے کچھ اچھل کود کرنے کے معاملے میں ان کو بلا کر کیا گیا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے بہت کچھ اور بھی کہا اپنے انٹرویو میں۔ انہوں نے یہ پرویز مشرف کے بارے میں بتایا کہ ان کی بیٹی ہر ہفتے ان کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، لیکن وہ ہمیشہ ریل کار پہ آتی تھی۔ آج کی جو نسلیں ہیں ہمارے سیاستدانوں کی، ان کی اولاد کی طرح نہیں کہ ہیلی کاپٹر پر، وہ ہر ہفتے ویکینڈ پر ریل کار پر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آتی اور اسی ریل کار پر، ٹرین پر وہ واپس چلی جاتی تھیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میری جرنیلوں کے ساتھ اتنی زیادہ دعا سلام تھی، میں بھی گیٹ نمبر 4 سے کئی مرتبہ اندر گیا، باہر آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں کے ساتھ میری اتنی زیادہ دعا سلام تھی، اتنی زیادہ میری قربت تھی کہ میں بغیر بیل بجائے ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن میرے ساتھ کیا ہوا؟ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ ہمارا وقت گزر گیا ہے جب میں ایک آفس میں گیا، اسی گیٹ سے گزر کر گیا، وہاں پہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا، مجھے جو اپائنٹمنٹ دی گئی تھی، اس سے گپ شپ مارتے ہوئے کچھ چند منٹ زیادہ ہو گئے، 2-4-10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ میں واپس آ رہا تھا تو اسی آفس میں میرا کراس ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو اندر ملنے کے لیے جا رہے تھے، جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور جانے والوں میں ایک تو محسن نقوی تھے اور دوسرے چودھری صالح حسین تھے۔ تو ان کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میں نے عمران خان سے ملاقات کی، میں نے کہا خان صاحب اب ہمیں جانا ہوگا، لیکن عمران خان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہوتا، اس کے سامنے یہ بات کی جاتی، وہ کہتا ہیں یہ کیسے ہو گیا، لیکن عمران خان کو شاید پہلے پتہ تھا کہ اب ہمارے جانے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی بتا دیا کہ محسن نقوی آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی اسی طرح سے عمران خان کے خلاف متحرک تھے۔ شیخ رشید نے اس بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ایک آفس میں گئے، وہاں سے نکل رہے تھے تو محسن نقوی اور ان کے ساتھ صالح حسین بھی موجود تھے۔ شیخ رشید نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کروڑوں روپے استعمال کیا گیا۔ اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں کہ 5000 روپے کا نوٹ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ انہیں آ کر کسی نے بتایا کہ پشاور میں اس کی بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہاں پہ ڈالوں میں لاد کر نوٹ پہنچائے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں نے بینک میں فون کیا، مینیجر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 500 1000
के नोट तो हमारे पास मौजूद हैं, 5,000 के नोट मौजूद नहीं हैं। तो इस्लामाबाद के बैंकों से 5,000 के नोट इकट्ठे करके इन लोगों में तकसीम किए गए जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहर्रक थे। आखिर पे बात कर लेते हैं कि शेख रशीद की तरफ से ये इंटरव्यूज़ कैसे दिए जा रहे हैं। शेख रशीद को किसने कह दिया कि इंटरव्यू दे दें? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एजेंसियां डिवाइड हो चुकी हैं, एक एजेंसी एक तरफ जा रही है, दूसरी एजेंसी दूसरी तरफ देख रही है। ऐसा मुमकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक ही एजेंसी है, मजबूत एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, वो जो चाहती है वही होता है। उसके अलावा IB हो या 1, 2, 3 जितनी भी 22, 23, 24 एजेंसियां हैं, उनकी ISI के सामने कोई वक़्त नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस बहरहाल वो अलग से है, लेकिन ISI और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस आजकल मिलकर, बल्कि तो एक अरसे से मिलकर ये काम करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि शेख रशीद के लिए एजेंसियों में एक ग्रुप मौजूद हो जो इनकी हमायत कर रहा हो, दूसरा इनकी मुखालफत कर रहा हो, और इनकी हमायत करने वाला वो ग्रुप ज़्यादा ताकत में आ गया हो, इसलिए शेख रशीद को, या एजेंसी शेख रशीद की सपोर्ट करने वाली वो ज़्यादा ताकत में आ गई हो और दूसरी एजेंसियाँ उससे पीछे रह गई हों, इसलिए शेख रशीद इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो आखिरकार शेख रशीद को ऐसे बयान देने की कैसे इजाज़त दे दी गई? तो क्या शेख रशीद को एक मरतबा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये राय दुरुस्त हो सकती है कि शेख रशीद को एक बार फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और उनको एक मोहरे के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। मोहरा क्यों ज़रूरी हो गया? आपने ये देखा होगा कि किस तरह से चीन का दौरा, सऊदी अरब का दौरा, कतर का दौरा, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी उम्मीदें लेके गए थे, लेकिन वहाँ से 1 टका भी इनको नहीं मिला। दौरे वो बिल्कुल खसूसी तौर पर चीन का दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और इनकी कारकर्दगी भी पूरी कौम के सामने है। हो सकता है कि वहाँ से एक बार फिर साइड बदली जा रही हो और साइड बदलने के लिए शेख रशीद को इस्तेमाल किया जा रहा हो। मुझे यही लगता है कि शेख रशीद को जो इजाज़त दी गई है, कैसे ऐसा मुमकिन है कि शेख रशीद को, तो जैसा ये कहते हैं कि चिल्ले के दौरान मेरे लिए एक अजाब था, मैंने ख़ुदकुशी की भी कोशिश की, और शेख रशीद साहब के लिए कैसे हालात बेहतर हो गए। वो कहते हैं कि मुझे 2-4 सफ़ा दिए गए थे पढ़ने के लिए, मैंने वादा किया था कि पढ़ दूंगा, पढ़ लिए थे, पहले रास्ते में भी गाड़ी में उनके साथ थे। कहते हैं कि टूल प्लाजा तक आते हुए मेरा जहन बदल गया और फिर मैंने जो इंटरव्यू दिया, मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया, तो उसमें मैंने वही कुछ कहा जो मैं कहना चाहता था। तो इस हवाले से मंसूर अली खान की तरफ से भी एक वीला किया गया है। वो कहते हैं कि शेख रशीद की तरफ से बार बार फ़ोन करके मुनीफ को कहा गया कि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, ये आपकी मेहरबानी है, मिन्नतें की गई, तरले किए गए, और फिर मुनीफ की तरफ से वही कुछ कहा गया, किया गया जो कुछ उनको शेख रशीद ने कहा था। बहरहाल इंटरव्यू करवाने वाले भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरव्यू नहीं हुआ। इसके बावजूद शेख रशीद की 3 दिन के बाद रिहाई भी हो गई, और आज शेख रशीद साहब जिस तरह से उछल कूद कर रहे हैं, जिस तरह से वो नाचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनको नचाने वाला कौन है? हो सकता है कि शेख रशीद को इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा हो जो बिल्कुल नाकाम हो गई है। पहले 16 माह भी इनकी नाकामी की दास्तान बयान करते हैं, और उसके बाद अब जबकि फॉर्म 47 के गलीचे पर बैठाकर इनको महवे परवाज रखा जा रहा है, फ़ज़ा में ये उड़ रहे हैं। हो सकता है कि उस कालीन को नीचे लाने के लिए 47 का जो कालीन है वो नीचे लाने का फ़ैसला कर लिया गया हो और शेख रशीद को इसी मामले में इस्तेमाल किया गया हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।